हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन कैसे होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने समझा यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। जो रेस्पिरेशन है या श्वसन है, वो सिर्फ सांस अंदर लेना या सांस बाहर लेना नहीं है, बल्कि श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में या 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। जिसमें हमने कहा, सबसे पहले हमने पढ़ा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें आपने कहा आपका जो नासाद्वार है और जो आपका बाहरी वातावरण है उसके बीच में जो रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पर कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। सेकेंड, जो आपके लंग्स, आपके फेफड़ों में जो एल्विलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में है, उसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो आपकी ब्लड वेसल्स और कोशिका के बीच में होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात की और हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अब आते हैं, यानी कि श्वसन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन उपस्थित होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात यहाँ पर की थी। इसके अलावा हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम ऊर्जा यहाँ पर निकलती है। तो ऐसे ही हमने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा एनारोब्स क्या होते हैं। हमने कहा एनारोब्स वे जीव हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल हमारे पास आता है ईस्ट। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा, जिससे ऊर्जा यहाँ पे निकलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या, अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। चलिए, यही रीजन है। आपने कहा कि अल्कोहल का जो ईस्ट का उपयोग है, ईस्ट का उपयोग यहाँ पे ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में किया जाता है। अब हमने कहा ईस्ट क्या होता है, जैसे कोई डो है, डो का मतलब होता है जैसे कोई आटा है, आटे के अंदर हम डाल देते हैं ईस्ट को। ईस्ट क्या है? एक कवक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अब ये ईस्ट क्या करेगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये क्या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने लगेगा, ग्लूकोज को तोड़ने लगेगा, यानी कि अपना भोजन यहाँ से लेगा। आप देखते हैं कुछ घंटों में ये जो आटा है ये फूल करके ऐसे हो जाता है, और इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं। इस प्रकार से बीच बीच में आपको छेद देखने को मिलेंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पर ईस्ट क्या करता है, आटे को फुला देता है। कैसे फुलाएगा? क्योंकि इस आटे के अंदर क्या क्या चीजें बनी है, एक तो एनर्जी बनी है, ठीक है। किसके लिए? ईस्ट के लिए बनी है वो एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बनी है अल्कोहल, और इसके अलावा यहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है इन छेदों से। इन छेदों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, और जब गैस बाहर निकलती है तो आटे को वो फुला देती है। यही रीजन है कि जब भी किसी आटे में हम ईस्ट को डालते हैं तो आटा फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपने कहा बीच में जो आटा है वो यहाँ पे फूल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अवायवीय जो होते हैं, आपने कहा कि जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि ईस्ट हमारे पास एग्जाम्पल आया है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों में जो है वो अवायवीय श्वसन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है कि मनुष्यों में, जो मनुष्य हैं, उनमें होता है वायवीय श्वसन, ठीक है।
यानी कि मनुष्यों को हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आपने देखा भी होगा कि हम हमेशा ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हेडिंग क्या है, यहाँ पे हेडिंग क्या है, मनुष्यों में अवायवीय श्वसन। हेडिंग हमें क्या बता रही है कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन कैसे होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ करके, ग्लूकोज टूट करके यहाँ पे एनर्जी को बना रहा है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम बिना सांस रह जाते हैं। क्या कभी आपने इमेजिन किया है, जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो आपने किसी सोते हुए व्यक्ति को देखा है, क्या उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो सांस लेना बंद कर देता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जब तक जीवित रहते हैं हम हमेशा ही सांस को लेते रहते हैं, यानी कि हम हमेशा, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता रहता है और हम हमेशा कंटिन्यूटी में ऑक्सीजन को ग्रहण करते रहते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। ठीक है, ऐसा हमने क्यों यहाँ पर कहा है? ठीक है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, हमने ऐसा क्यों बोला है? हमने कहा कि क्या होता है, देखिए हम हमेशा ही यहाँ पर सांस लेते रहते हैं, हमेशा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया है कि आप तेजी से सांस लेने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे किसी दिन आप एकदम से एक्सरसाइज कर देते हैं तो अगले दिन आपके पैरों में, आपके हाथों में दर्द होने लगता है। या जैसे आप किसी दिन बहुत ज्यादा चल लेते हैं या किसी दिन अचानक से आप बहुत चल रहे हैं, आपने बहुत सारा काम कर लिया है तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। अगर रोज आप वही काम कर रहे हैं तब आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा, लेकिन अचानक से आपने किया है तो यहाँ पर आपकी बॉडी पेन करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब आप अचानक से काम करते हैं, जब आप क्या करते हैं, जैसे व्यायाम आपने किया है, जब आपने अधिक व्यायाम किया है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अधिक ऊर्जा चाहिए। आपको क्या चाहिए होती है? अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। अधिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अधिक ऑक्सीजन चाहिए। अधिक ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए आप तेजी से सांस लेने लगते हैं। हम क्या करते हैं, तेजी से सांस लेते हैं।
ठीक है। हम तेजी से सांस लेने लगते हैं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन फिर भी हमें जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब हमें क्या होगा, जब हमें पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, अगर हमें पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की कमी में टूटने लगता है। ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो यहाँ पर ग्लूकोज है वो टूटने लगता है। जब ऐसा होता है कि ग्लूकोज की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटे, तब यहाँ पर एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज वैसे भी टूट रहा है तो फिर भी हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा, आपने इतनी चीजें यहाँ पे नोट कर ली होंगी, ऐसा इसलिए होता है, हमने कहा कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हमें ऊर्जा मिल रही है तो हम यहाँ पर फिर सांस क्यों ले रहे हैं, फिर हम ऑक्सीजन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज क्या करेगा, टूटेगा, तो इससे बहुत कम ऊर्जा निकलती है। एक तो पहला ये है कि बहुत कम ऊर्जा निकलेगी, बहुत कम ऊर्जा निकलती है। जैसे अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो बहुत अधिक ऊर्जा यहाँ पे निकलेगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो बहुत कम ऊर्जा निकलती है। पहली चीज तो ये है। और दूसरा, यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है और हाथ पैरों में बहुत दर्द करता है। यही रीजन है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी में हमें ऊर्जा कम मिलेगी, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। हमने कहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ये जो प्रक्रिया हो रही है, अवायवीय श्वसन जो मनुष्य में होता है, ये सिर्फ तभी की बात है जब यहाँ पर ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वायवीय श्वसन नहीं हो रहा होगा, उस टाइम पे ऑक्सीजन काम नहीं कर रही है, काम उस टाइम पे ऑक्सीजन भी काम कर रही है। लेकिन आपने कहा कि उतनी ऑक्सीजन नहीं है, तो जो कुछ ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के बिना भी टूटने लगता है, उसकी कमी में टूटने लगता है। जब ऑक्सीजन की कमी में टूटेगा तो जितनी ऊर्जा चाहिए थी उतनी ऊर्जा नहीं निकल पाएगी, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड भी बनेगा। ये लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में दर्द करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मनुष्यों में जब अवायवीय श्वसन हो रहा है उसी टाइम पे मनुष्यों में वायवीय श्वसन भी होगा, क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे होते तो हम तेजी से सांस लेते रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वहां पे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों ही चल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ऑक्सीजन के बिना क्या कर ले, श्वसन की प्रक्रिया कर ले और हम वहाँ पे जीवित रह जाएं। तो हमने क्या चीजें समझी है, हमने कहा सम टाइम मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। कभी कभी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन के बिना भी सांस ले रेस्पिरेशन करती हैं। This generally happens when we undergo a heavy exercise such as running, weightlifting, cycling or walking for a longer duration। ये तभी होता है जब हम या तो कुछ काम कर रहे होते हैं, जब हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या व्यायाम कर रहे होते हैं, ये तब होता है, तब हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। In such situations, the muscles require more energy and the supply of oxygen is not enough। इस कंडीशन में जब हम बहुत काम करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन उतनी जब हमें नहीं मिल पाती है तो hence aerobic respiration takes place in the muscles। तो इस कंडीशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगता है। एज अ रिजल्ट मसल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और इसीलिए जो मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी दोनों ही बनते हैं। और ये लैक्टिक एसिड हमारे जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें क्या करता है, दर्द करता है। ठीक है, तो क्या समझा हमने अवायवीय श्वसन मनुष्यों में कैसे होता है। आपने कहा कभी कभी मनुष्य की मांसपेशी बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकती हैं। ये आमतौर पर तब होता है जब हम भारी व्यायाम जैसे दौड़ना, जैसे हम भार को उठाना, साइकिल चलाना या लंबी अवधि तक चलते रहना, जब हम ऐसे काम करते हैं, ऐसी स्थिति में मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की यहाँ पे जो कमी होने लगती है। ठीक है,
अतः अवायवीय श्वसन मांसपेशियों में होता है और परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए, अब बात आती है ये जो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बनता है, क्या ये हमेशा हमारे शरीर में रहता है? तो ऐसा नहीं होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो धीरे-धीरे हमारी बॉडीज़ में टूटने लगता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने हेवी एक्सरसाइज कर ली है और अब हमारे मसल्स हैं यानी हमारी मांसपेशियों में पेन हो रहा है, तो हम गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे आपको रिलीफ यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं जो चीजें हमने समझी हैं। हमने कहा दिस लैक्टिक एसिड accumulates in the muscles and cause cramps। आपने कहा ये जो लैक्टिक एसिड जब अवायवीय श्वसन हुआ और जब जैसे कि ग्लूकोज टूटा, ऑक्सीजन यहाँ कहीं है नहीं, तो लैक्टिक एसिड बनती है और एनर्जी यहाँ पे निकलती है। तो हमने कहा ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है। दैट इज वाई वी ऑफ्टन फील क्रैम्प्स व्हाइल वी डू हैवी एक्सरसाइज। इसीलिए जब हम अचानक से हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमें अपने जो मांसपेशियां हैं, अपने हाथ पैर है, वहाँ पे दर्द महसूस होता है। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स वी कैन टेक अ हॉट वाटर बाथ और मसाज और मसल्स। हमने कहा इससे रिलीफ के लिए, ये जो दर्द हो इससे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स। अब ऐसे करके क्या होगा, जब हम मसाज करेंगे, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिकाई करते हैं गर्म पानी से, तो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण है वो अधिक अच्छा हो जाएगा। As a result, the oxygen reaches the cells easily, which breaks on the lactic acid into carbon dioxide and water। और इसीलिए ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी कोशिकाओं में जाता है और वहां जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या समझ में अभी तक आया है, हमने कहा ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पर बना है, ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा हो जाता है और ऐंठन का कारण बनता है। इसीलिए जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो अक्सर हमें ऐंठन यहाँ पे महसूस होती है। ऐंठन से राहत पाने के लिए गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या मांसपेशियों की मालिश यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी से नहाने या मालिश करने से मांसपेशियों में रक्त का संचार बेहतर होता है। नतीजन ऑक्सीजन आसानी से कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, जो लैक्टिक एसिड को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड को तोड़कर क्या करती है यहाँ पर, में क्या होगा, लैक्टिक एसिड को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में यहाँ पर बदल देती है। ठीक है, चलिए चलिए तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा और नोट कर लिया होगा कि कैसे यहाँ पर मनुष्यों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, किन परिस्थितियों में पाया जाता है। अब हमने जो भी चीजें यहाँ पर समझी हैं उन्हें हम देखते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है। जैसे कुछ टॉपिक हमारे पास आएंगे, ब्रीथिंग क्या होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे ब्रीथिंग रेट के बारे में, यानी कि जिसको हम श्वसन दर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है जो कि यहाँ पर है कि आपने रेस्पिरेशन यहाँ पर पढ़ लिया है डायग्रामेटिक वे में। ठीक है, हमने
रेस्पिरेशन पढ़ा है, जैसे कि आपको ये इमेज भी बताती है कि आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालते हैं। ये एरो बता रहा है कि आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, ये एरो बता रहा है आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। आपने कहा जब हमने सांस ली है तो हमने कुछ इस प्रकार से देखिए, ये है आपका विंड पाइप, ये आपका विंड पाइप है जो ऐसे दो शाखाओं में टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो ये हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, हमारे लंग्स में आपने कहा यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, एल्वेलाई पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके ब्लू लाइट ब्लू कलर के जो हमारे पास क्या आता है, जो एरो आता है वो बता रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और रेड कलर का एरो बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। वैसे हम रेड कलर से ऑक्सीजन को बताते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है, आपने कहा जैसे ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। अब ब्लड के लिए अच्छा क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसीलिए हम रेड से दिखाते हैं यहाँ पर किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होती है। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, अब ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा और वहां से एनर्जी निकलती है। तो हमें ये समझना है कि ये ब्रीथिंग आपको बता रखी है, ये आपको सेलुलर रेस्पिरेशन बता रखा है। इसके बीच में एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो यहाँ पर हो रही है। तो इतनी बातें हम समझ चुके हैं, जिसमें हमने तीनों चीजें समझी हैं। तीनों चीजों में यानी कि हमने इंटरनल रेस्पिरेशन भी समझा है, सबसे पहले एक्सटर्नल होगा, हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी समझा है, हमने इंटरनल रेस्पिरेशन भी समझा है, और हमने सेलुलर रेस्पिरेशन भी समझा है। ठीक है, तीनों प्रकार के रेस्पिरेशन समझे हैं हमने। अब हमें थ्योरेटिकल वे में समझना है चीजों को, तो हमारे लिए चीजें इजी होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग। क्या होती है ब्रीथिंग, जिसे हम कहते हैं सांस लेना। हमने कहा ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स विद द help of their respiratory organs takes the oxygen rich air present in the surroundings and release outer air that contain a high amount of carbon dioxide in it. Breathing occurs continuously in the organisms. आपने कहा सांस लेने क्या है, सांस लेने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने श्वसन अंगों की सहायता से क्या करेंगे, अपने श्वसन अंग का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिससे मिलकर के आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। क्या क्या ऑर्गन्स होंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, तो हमने बोला नॉस्ट्रल्स, साथ साथ में लिखते रहेंगे आपके रफ कॉपी में, नॉस्ट्रल्स जिसे हम क्या कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं। दूसरा है नेजल कैविटी, जिसे नासा गुहा कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया, जिसे वायुनली कहते हैं। लंग्स, जिसे फेफड़े कहते हैं। एल्वियोलाई। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, हमने यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इन ऑर्गन्स के बारे में बात की है, और हमने कहा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि जो अगर हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, यानी कि परिसंचरण की बात करेंगे या परिवहन की बात करेंगे, तब आपका ब्लड वेसल्स आएंगी। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमने कहा कि सांस लेने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने श्वसन अंगों की मदद से, श्वसन अंग कौन है, ये सारे आपके श्वसन अंग हैं, इनकी मदद से आसपास मौजूद, जो हमारे आसपास जो ऑक्सीजन होगी उसको क्या लेते हैं हम, सांस के रूप में अंदर लेते हैं। ठीक है,
और उस हवा को बाहर छोड़ते हैं जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि हमारे शरीर से क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, जीवों में जो श्वसन है वो निरंतर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, जब तक कि जो जीव है वो जीवित यहाँ पे रहे। इतनी बात क्लियर है? एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है, यहाँ पर इसको हम ब्रीथिंग कहेंगे, सांस अंदर लेना, सांस अंदर छोड़ना, सिंपल। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। ब्रीथिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब अगर आप चीजों को समझ चुके हैं तो आपको पता है कि ब्रीथिंग दो प्रकार की कैसे होती है। एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ढूंढेंगे कि ब्रीथिंग कितने प्रकार की होती है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।